तो मेरे लिए So we एक will टाइम पे इट हैज़ गॉन टिल लाइक, अगर मैं शेयर करूँ 50,000 to 70,000 तक भी पीक गया है एफिलिएट्स इन अ मंथ। तो affiliates. हाँ, तो उतना ईज़िली, मतलब ईज़िली तो नहीं बट टाइम लगता हाँ, है। जब आप उतना कंटेंट बना रहे हो, ऑथेंटिसिटी बिल्ड कर रहे हो, तभी कोई जाके आपके लिंक से परचेज़ करेगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं मोटिवेशन बाय गौरव यूट्यूब चैनल पर। आई ट्रूली बिलीव एंड प्रे कि आप और आपकी पूरी फैमिली हेल्दी होगी, हैप्पी होगी, सेफ होगी। गाइस, एज यू ऑल नो कि अब हमने अपना वीडियो पॉडकास्ट भी लॉन्च किया हुआ है और आज द एमजी शो के एक और नए एपिसोड में हम लेकर आए हैं एक ऐसे इंसान को जिनको आपने टिकटॉक पर या फिर अब यूट्यूब पर भी फोटोग्राफी से रिलेटेड नॉलेज, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हुए ज़रूर देखा होगा। वन एंड ओनली मिस्टर कुणाल मल्होत्रा सर। टू बी ऑनेस्ट, व्हेन इट कम्स टू फोटोग्राफी, मैंने कुणाल सर से पर्सनली बहुत कुछ सीखा है। एंड एज ऑफ नाउ, कुणाल सर इज़ अ फुल टाइम फोटोग्राफर। ही इज़ एसोसिएटेड विथ कैनन and he owns the biggest photography YouTube channel in India. Kunal sir, thank you so much for coming on the MG show today. It's totally a blessing to have you on the show. सेम यार, मैंने भी लाइक आने से पहले आपका थोड़ा चैनल देखा एंड इट्स एक्चुअली गुड जो आप कर रहे हो पॉडकास्ट और मोटिवेट करना लोगों को एंड मोटिवेशनल स्पीच देना, वो स्पेशली लॉकडाउन के टाइम तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट था। एंड आई थिंक तभी आपको भी थोड़ा ज़्यादा वो लगा होगा कि अभी लॉकडाउन के Yeah, टाइम थोड़ा definitely. ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। First of all, sir, congratulations for hitting 500,000 subscribers on YouTube. थैंक यू। बहुत लंबा जर्नी रहा है बट हाँ, इट्स टोटली वर्थ इट। Definitely, sir. सो सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि आप अपने बारे में, अपने चाइल्डहुड के बारे में, स्पेशली ये फोटोग्राफी आपने कहाँ से स्टार्ट की, इस बारे में हमें कुछ बताएं। देखो स्टार्टिंग यही होगा, मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि बचपन से मतलब मेरा कुछ कैमरा में इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ था। ये जो स्टार्ट हुआ इट इज़ मोर ऑफ कि जब मैं कॉलेज में गया, एक्चुअली 12th के बाद मुझे एक माइंड, सबको ये होता है कि 12th के बाद क्या करना है और वो एक कन्फ्यूजन होता है। तो उस टाइम मुझे ये था कि मुझे बीबीए, एमबीए इस सब में तो नहीं जाना, क्योंकि लाइक 12th तक बहुत रट्टा मार के एग्ज़ाम्स दे दिए। अब वो चीज़ मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना था। तो मुझे था कि कुछ ऑल्टरनेट देखते हैं क्रिएटिव फील्ड में, या ऐसे क्या हो सकता है। तो वहाँ मैंने मास कम्युनिकेशन, लकीली मुझे मास कम्युनिकेशन मिला, मैंने स्टार्ट करा। तो वो 3 साल का कोर्स है, तो उसमें फ़ोटोग्राफ़ी एक सेमेस्टर था मेरा फर्स्ट ईयर में। तो वहाँ पे थोड़ा-सा क्लिक हुआ कि ठीक है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और कॉलेज में तो यही होता था कि एक्सप्लोर करते हैं, तब ऐसा कुछ फुल टाइम करियर देखने वाला तो वो था नहीं माइंडसेट। बट तब स्टार्ट हुआ, देन वहाँ से मैंने अपना पहला डीएसएलआर कैमरा लिया। एंड यहाँ भी हम आगे बात करेंगे, बहुत बार होता है कि पहला कैमरा भी लेने में बहुत इश्यूज़ होते हैं लोगों को, घर पे पेरेंट्स नहीं मान रहे, वो सारी Definitely. चीज़ें। तो वो था, एनीवे कैमरा आया, मैंने स्टार्ट करा फ़ोटोग्राफ़ी। एंड अभी उसके बाद जब कोर्स ख़त्म हुआ, तब भी ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कॉलेज ख़त्म होते ही फ़ोटोग्राफ़ी फुल टाइम चला गया। ऑब्वियसली होता है कि कॉलेज ख़त्म हुआ है, अब जॉब करनी है। तो उस टाइम पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग में स्टार्ट करा जॉब। तो 5 साल पूरा मैंने उसमें जॉब करा, बट उसके साथ-साथ वीकेंड्स में मैं कहीं न कहीं टाइम निकाल के शूट करता था, फ़ोटोग्राफ़ी करता था। लाइक फ़ोटो वॉक्स होती थी और ये सारी चीज़ें। तो वही है, अगर आपका कुछ पैशन है, आपका इंटरेस्ट है, तो अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो कहीं न कहीं टाइम निकाल के चीज़ें हाँ, फिगर टाइम आउट हो निकल जाती जाता हैं। है। तो वही था स्टार्टिंग, उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ती गई चीज़। सो सर, आपका पहला कैमरा कौन सा था, याद है आपको? पहला था निकॉन D3100 लिया था मैंने, एंड वो ओके। वही कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। सो सर, लाइक उस टाइम तो जैसे कैमरे का उतना ट्रेंड रहा नहीं होगा, सो व्हाट वाज योर फैमिलीज रिएक्शन ऑन दैट? क्योंकि उस टाइम ये होता था कि जब लाइक 2011 की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे यही हाँ, होता था कि अगर किसी के पास डीएसएलआर कैमरा है, या तो वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, या मतलब बहुत अच्छा खासा बैकग्राउंड है जो वो अफोर्ड कर हाँ, सकते हैं डेफिनेटली। डीएसएलआर। बट जब थोड़ा रिसर्च करा, ऑब्वियसली पहला कैमरा जब आप ले रहे हो तो इतना इन्वेस्ट नहीं करते। तो उस टाइम हाँ, पे एक्चुअली मैं कोर्स भी वैसे ही कर रहा था, तो कहीं न कहीं फिर वो घर से भी सपोर्ट रहा कि मुझे ईज़िली कैमरा मिल गया। कुछ ऐसा वो स्ट्रगल करने वाला वो चीज़ था नहीं। बट मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि हम हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, हम कैमरा नहीं ले सकते, तो क्या करना चाहिए? तो उसी से लाइक आपका भी चैनल थोड़ा मोटिवेशनल है, तो मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ जो थोड़ा मोटिवेट करेगी डेफिनेटली, लोगों को। डेफिनेटली सर। सो ये बात है ऑलमोस्ट 2 साल पहले, मैं दिल्ली में चांदनी चौक में कुछ शूट कर रहा था, स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी। वहाँ पे मुझे एक सब्सक्राइबर मिला जो मुझे यूट्यूब पे देखता था। देन उसने अप्रोच करा, तो
मैंने पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? देन उसने बताया कि वहाँ पे बेसिकली मार्केट है जहाँ से वो होलसेल में पेन लेता था, पेन्स, और उसको ऑनलाइन सेल करके ई-कॉमर्स अपना एक छोटा-सा प्लेटफ़ॉर्म बनाया था उसने। एंड उसका आइडिया ये था कि उससे जो वो अर्निंग करेगा, उससे वो अपना कैमरा लेगा, बिकॉज़ घर से उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो वही चीज़ है, अगर आपको नहीं मिल रहा है, या हो सकता है कई बार घर पे भी पेरेंट्स अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे, राइट? तो आप खुद से भी वो चीज़ पॉसिबली मतलब वो कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है। तो उसका वही चीज़ था, वो मुझे बहुत अच्छा क्लिक किया कि आप खुद भी स्ट्रगल करके अपना कैमरा ले सकते हो। तो सर लाइक जब आपने अपना वो जॉब वहाँ पे उसके बाद छोड़ी, फिर उसके बाद चीज़ें कैसे चेंज हुई? लाइक वो आपने मतलब कैसे शुरू कैसे किया इन सारी चीज़ों को? कैसे लगा कि नहीं ये मतलब फ़ोटोग्राफी के फील्ड में मुझे जाना चाहिए? व्हाट वाज द सो एक्चुअली चीज़ क्या था, लाइक 5 साल मैंने जॉब किया, उसके बाद एक वो फ़ेज़ था कि मतलब मैं उस एज में था कि अगर मैं अभी रिस्क नहीं लेता तो आज से 2 साल बाद शायद मिलने मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज़ एक एज के बाद आपके पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और जॉब छोड़ के लाइक एक चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट करना बहुत बड़ा रिस्क है। तो वो चीज़ था। देन दूसरा मुझे था कि ठीक है, थोड़ा घर से भी सपोर्ट है, स्टार्ट कर सकते हैं। बट इनिशियली मैंने लिया था कि 6 महीने की मैं ब्रेक लूँगा जॉब छोड़ के। अगर वर्कआउट होता है तो ठीक है करेंगे, नहीं तो वापस जॉब तो कर ही सकते हैं, इतना एक्सपीरियंस है। बट वो 6 महीने तक मैं यूट्यूब भी कर रहा था, थोड़ा बहुत कमर्शियल फ़ोटोग्राफ़ी भी कर रहा था। बट यूट्यूब पे मेरा फ़ोकस बढ़ने लगा थोड़ा। तो उसका रीज़न भी ये था कि लाइक आगे हम बात करेंगे कि मेरा भी यही था कि लोगों को मोटिवेट करना, जितना मुझे पता है मैं उतना नॉलेज शेयर कर सकूँ, एंड फ़ोटोग्राफ़ी कम्युनिटी को बढ़ाना। तो वो धीरे-धीरे स्टार्ट हुआ, बट 6 महीने बाद मुझे यही था कि जितना मैं जॉब से अर्न कर रहा था, उससे आधा भी मैं 6 महीने बाद नहीं निकाल पा रहा था। ओके। बट हाँ, आप पूछ रहे हो कुछ? सो सर लाइक जैसे 6 महीनों के टाइम पीरियड में आपने किया क्या? मतलब जैसे लोगों के फोटोग्राफ्स लेना या मतलब हाउ मतलब कैसे? कमर्शियली थोड़ा फ़ोटोग्राफ़ी जैसे प्रोडक्ट में, फ़ैशन में, इस सब में मैं करता था जहाँ से रेवेन्यू आ रहा था मेरा। बट वो भी था, बट मेरा इंटरेस्ट थोड़ा यूट्यूब की तरफ ज़्यादा जाने लगा, जहाँ पे मतलब अभी भी मेरा इंटरेस्ट शुरू से थोड़ा ये था कि मैं सिखा सकूँ लोगों को, रादर देन कि मैं कमर्शियली फ़ोटोग्राफ़ी करूँ। बट जब हम बात करते हैं फुल टाइम जाने की, तो लाइक इस जो भी लोग अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि जब आप फुल टाइम जाते हो, लाइक अर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ये बोलना ईज़ी है कि आपका जो पैशन है आप उसे फ़ॉलो करो, बट साथ-साथ पैसा भी आना चाहिए, नहीं तो सिर्फ़ पैशन से आपके खर्चे नहीं चलेंगे, राइट? तो वो चीज़ है। तो वो चीज़ धीरे-धीरे फ़िगर आउट हुई, बट 6 महीने तक भी ऐसा था कि मैं इवन हाफ़ भी जितना मैं अर्न कर रहा था जॉब में, उतना नहीं निकल रहा था। देन एक बार माइंड में आता है कि यार वापस जॉब करते हैं, बिकॉज़ एटलीस्ट एक सिक्योरिटी रहती है। बट देन फिर यही था, मैंने कहा नहीं चलो और 6 महीने लेते हैं। तो हो सकता था कि मैं तभी वापस जॉब में चले जाता और अभी ये चीज़ मैं नहीं कर रहा होता। बट देन मुझे था कि ट्राई करते हैं, क्योंकि इसके लिए अगेन इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ उसके बिना लाइक आपको, क्योंकि आपको बहुत चीज़ें, आप घर में रह रहे हो, आपका खाना, ये सारी चीज़ें, वो सब भी आपको देखना पड़ता है। तो अगर घर से सपोर्ट अच्छा है, तभी आप इस चीज़ों में आगे जा सकते हो अच्छे से। तो वो था। देन 1 साल का मैंने एक्सटेंशन लिया, फिर तब भी इतना वर्कआउट नहीं हुआ। बट कहीं न कहीं 1.5 साल बाद मुझे लगा हाँ, कि अब इसको आगे देख सकते हैं। तो मेरा 1 साल बाद पूरा यूट्यूब पे फ़ोकस चला गया। तो अभी मेरा जितना भी कंटेंट क्रिएट हो रहा है, चाहे वीडियो में हो, फ़ोटोग्राफ़ी हो, उसका पर्पस मेजर यही है कि वो यूट्यूब पे आएगा। बट पिछले 8-9 9 साल में पूरा फ़ोटोग्राफ़ी किया मैंने। अब जितना एक्सपीरियंस लिया वो मैं शेयर कर रहा हूँ। सो सर आप कोई नंबर दे सकते हैं लाइक कितनी अर्निंग होती थी उस टाइम पे आपकी? कोई एक राउंड फिगर एस्टिमेट समथिंग लाइक दैट? मतलब नंबर्स पे तो नहीं, मतलब आप ये मान लो कि जब मैं जॉब कर रहा था, तो अब हाँ। मैं कैसे एस्टिमेट कि आप आईफ़ोन 11 ले सकते थे अभी के टाइम पे, उतना मैं बता सकता हूँ। ओके। ठीक है, तो ओके। उतना था जॉब जब मैं कर रहा था, अच्छा खासा अर्निंग था। बट वही है, उसके बाद फिर चीज़ें धीरे-धीरे, 1 साल तक तो कुछ नहीं था, उसके बाद वेल ऑफ होने लगा। तो बट यही चीज़ है, अभी आप अगर एज़ अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो या कंटेंट क्रिएटर, तो कुछ फिक्स नहीं है, बट डेफ़िनेटली अभी मैं बोल सकता हूँ कि आप जितना जॉब में अर्न कर सकते हो, उससे बेटर, और आपके पास एक्सपैंड करने का बहुत स्कोप होता है। जॉब में क्या है, मुझे पता है मेरी अगले 1 साल तक इतनी सैलरी रहने वाली है, वो एक सिक्योरिटी है। बट अगर आपको चैलेंजेस लेना पसंद है, आपको कुछ अलग आप करना चाह रहे हो, तो
अपने काम में ये है कि आप उसको स्केल अप कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो और देयर इज़ नो लिमिट। तो वो वाला हम्म। सीन है। ओके ओके। सो सर जैसा कि बहुत लोगों के साथ होता है कि जैसे आपने बताया कि आपने जैसे 6 महीने का जो पीरियड गैप लिया था अपने जॉब से, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जैसे 6 महीने उन्होंने दिया, फिर अगर उनका उतना आउटकम नहीं आ रहा है, उतने जैसे आपने बताया कि रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो वो उसको स्किप कर देते हैं बिकॉज उनके पास होता है कि एक सेफ साइड है मेरे पास। सो वॉट वॉज दैट वन थिंग जो आपको मोटिवेट करती गई आगे और रिस्क लेने के लिए, इंस्पाइट की मतलब आपको पता है कि रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, बट फिर भी जैसे आपने उसके बाद भी 1 साल का वो लिया अपना, राइट? सो व्हाट वाज दैट वन थिंग? सी मेरा मानना ये है, अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है या कोई कोई भी आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, अगर आपका पहला एम रहता है कि मुझे उससे पैसा निकालना है, मुझे पैसा कमाना है और उस एम से अगर स्टार्ट होगा, तो वो लॉन्ग आप लाइक जो अभी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, काफ़ी बहुत जगह आपने सुना होगा, बट ये हार्श रियलिटी है कि अगर आप पहला एम पैसा रखोगे तो लॉन्ग टर्म नहीं जा पाओगे। हो सकता है मैं उस हाँ। अप्रोच से 6 महीने बाद वापस जॉब पे चले जाता, ये सोचते हुए कि मुझे अर्निंग नहीं आ रहा, तो जॉब में एटलीस्ट मुझे अच्छा खासा मिल रहा था। बट अगर आपको है कि एक सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे उस टाइम पे था कि जो मैं कर रहा हूँ बहुत कम लोग कर रहे हैं, और पहला पर्पस मेरा मेन एम कहीं ना कहीं था कि कम्युनिटी को हेल्प करना, एंड उसके बाद रेवेन्यू आता जाएगा, वो मुझे पता था कहीं ना कहीं से फिगर आउट हो जाएगा। राइट, तो वो वाला चीज़ है, बट एट द एंड अगेन बैकअप होना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पे कहीं ना कहीं वो फैमिली से सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो चीज़ नहीं होता, मैं अपने एंड पे सिर्फ अर्निंग पे डिपेंडेंट होता, तो मुझे वापस जॉब पे जाना पड़ता, बिकॉज वही चीज़ है, आप अगर रेंट पे भी रह रहे हो, खाना सब कुछ करना है, तो उसके हाँ लिए यू नीड सही। रेवेन्यू। तो वो चीज़ है। और देखा जाए सर तो कंटेंट क्रिएशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस भी है, राइट? एग्जैक्टली। इसमें इंस्टेंट रिजल्ट्स आपको नहीं दिख सकते। और आजकल यही सही। चीज़ हो रहा है, आजकल जो लाइक स्पेशली मैं टीनेजर्स की बात करूँ या जो स्कूल में अभी हैं, कॉलेज में हैं, सबको इंस्टेंट रिकग्निशन चाहिए। चाहे वो हाँ। इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, कि लाइक मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि हमारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे, हमें क्या करना चाहिए? और जब मैं उनकी प्रोफाइल पे जाके देखता हूँ, तो हार्डली वो 10, 20 या 30 फ़ोटोज़ डाले होते हैं। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है, जब तक आप बेसिकली आप काम करते जाओ, रिजल्ट अपने आप आएगा। बट वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि आप इंस्टेंट देख रहे हो कि मुझे 3 महीने में या 6 महीने में ग्रोथ मिला, ठीक है, नहीं तो मैं कुछ और करूँगा। वो वाला सीन कोई एक आध बंदा लकी हो सकता है, कोई वायरल चला गया, हाँ कोई कुछ हो गया, डेफिनेटली। वो लाखों में से एक बंदा होगा। बट ये बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ है, कंटेंट क्रिएशन और क्रिएटिव फील्ड। हाँ, कंसिस्टेंसी भी बहुत इसमें इम्पोर्टेंस रखती है, आई बिकॉज़ गेस। ठीक है, आप एक कंटेंट से वायरल हो सकते हो, उसके बाद आपको लोग फ़ॉलो करेंगे, बट अगर आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करोगे, तो कोई हाँ फ़ायदा नहीं डेफिनेटली। है ना? तो वो पीपल चीज़ है। अनफॉलो भी कर देते हैं फिर बाद हाँ, में। इसलिए मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, जब हम यूट्यूब की अगर हम बात करें, हम्म। एक कंटेंट होता है जो आप सिर्फ़ व्यूज़ के लिए बना रहे हो, एक होता है जो आप सब्सक्राइबर्स के लिए बना रहे हो। जो व्यूज़ के लिए हाँ। कंटेंट है, मेरे हिसाब से वो शॉर्ट टर्म अप्रोच है, क्योंकि अगर आपने एक वीडियो बनाया जिस पे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, लोग अगर आपका चैनल सब्सक्राइब करते भी हैं, तो वो उस एक वीडियो की वजह से आया, बट आगे अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हो उस कंटेंट को, तो कोई फ़ायदा नहीं है, देन वो चले जाएँगे। बट अगर आप कंटेंट लॉन्ग टर्म सोचते हो, जो आपका अप्रोच है कि सब्सक्राइबर ज़्यादा चाहिए, देन आपका कंटेंट थोड़ा बेटर रहता है लॉन्ग टर्म अप्रोच के हिसाब से। तो वो चीज़ है। इंस्टेंट रिजल्ट्स तो बहुत कम ही केसेस में होते हाँ, हैं। अगर मिल भी रहे हैं, बट उसको आपको मेंटेन रखना पड़ता है। तो हाँ। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कंटेंट में। तो क्योंकि सो देखने सर में ईज़ी जैसे, लगता है कि अगर अभी हम भी पॉडकास्ट बना रहे हैं या कोई वीडियो बना रहे हैं, देखने में लगता है कि बस एक कैमरा ऑन करना है और वीडियो बनानी है। हाँ बट उसके पीछे बहुत चीज़ें होती हैं। आपने भी रिसर्च करा, मैं भी, हम दोनों के पास एक्सपीरियंस भी है, बहुत चीज़ें हैं जो लोग सही। वो कंसिडर नहीं करते। तो हाँ, ये भी कहीं ना कहीं है। एग्ज़ैक्टली। सो तो लोगों को सर बस यही जैसे लगता आप, है कि बस बहुत ईज़ी है कंटेंट बनाना, कैम हाँ बस कैमरा स्टार्ट किया, माइक लगाया, बस हाँ, स्टार्ट। एग्ज़ैक्टली। तो सर जैसे अभी फ़िलहाल आपकी मतलब अर्निंग कैसे होती है, लाइक हाउ थिंग्स वर्क नाउ? जैसे अब तो आप काफ़ी ज़्यादा स्टैब्लिश्ड हो चुके हैं, सारी चीज़ें सब काफ़ी अब सही चल रही होंगी, स्मूथ चल रही होंगी, आई कैन से। सो अभी आपकी अर्निंग, अभी आपका लाइक वर्क, ये सब कैसे हो रहा है, मतलब क्या है? अच्छा पॉइंट है, बिकॉज़ इवन मैं चाहता हूँ कि हम खुल के बात करें अर्निंग के बारे में, क्योंकि अभी जो काफ़ी लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनका अगेन वही चीज़ है, जब आप फुल टाइम जाते हो, अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और लोग मैं भी जब मैंने अभी 3 साल में मैंने बहुत चीज़ें फिगर आउट करी हैं, और मुझे पहले सिर्फ यही होता था कि यूट्यूब से सिर्फ जो व्यूज़ के पैसे आते हैं,
वही एक मेजर अर्निंग हो सकता है। और तो वो एक चीज़ था, बट वो अब के टाइम में मेरा हार्डली 25 to 30% होगा अर्निंग का, बिकॉज यूट्यूब पे जो अर्निंग आ रहा है वो एक छोटा पोर्शन है। मेजर अर्निंग का एक जो सबसे मेजर पार्ट हो सकता है एज अ कंटेंट क्रिएटर, वो ऑब्वियसली ब्रांड्स के साथ होता है। बट ब्रांड्स के साथ अगेन ऐसा नहीं है कि आप सोचो आप अभी चैनल शुरू कर रहे हो और आपको कुछ महीनों में ब्रांड्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? तो ये अगेन ब्रांड, अगर मैं भी एक ब्रांड हूँ, अगर मैं आपके साथ एसोसिएट करना चाह रहा हूँ, मैं आपके व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स तो देखूंगा, बट उससे ज़्यादा ये देखूंगा कि आपकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, आप लोग आपसे कनेक्ट कितना करते हैं। और अगर आप एक प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे तो लोग उसको ऑनेस्टली मतलब कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। तो बहुत, अगर आप अपना कंटेंट वही लॉन्ग टर्म अप्रोच अगर आप रखते हो, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ब्रांड आपके पास तभी आएगा जब आप वो क्वालिटी मेंटेन करके रख रहे हो, एंड लोगों का ट्रस्ट होना चाहिए, वो चीज़ें हैं। तो ब्रांड एक अच्छा ऑप्शन है। स्टार्टिंग में बार्टर से आप स्टार्ट कर सकते हो। बार्टर मतलब कि एक कोई ब्रांड है जो आपको कह रहा है कि हमारे साथ कोलैबोरेट करो। बार्टर में होगा कि वो आपको प्रोडक्ट दे देंगे एंड आपको इन रिटर्न उनको कंटेंट बना के देना। ओके। तो वो एक ऑप्शन है। दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एफिलिएट मार्केटिंग मैं, मेरे को लगता था एफिलिएट लाइक एक, मैं उसको इग्नोर करता था, बट अभी के टाइम में अगर आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो तो बहुत अच्छा ऑप्शन है अर्निंग का। एफिलिएट बेसिकली क्या है कि आपने अमेजोन, लाइक अगर आप लेट्स सपोज मैं फ़ोन का रिव्यू कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट इसका अमेजोन का एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में डालना है, और अगर कोई परचेज करेगा तो डिपेंडिंग ऑन कि कितना उसका परसेंटेज आपको मिलता है एज अ रेफरल, आप उससे बहुत अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। तो मेरे लिए सो वी एक विल टाइम पे इट हैज़ गॉन टिल लाइक, अगर मैं शेयर करूँ 50 to 70,000 तक भी पीक गया है एफिलिएट से इन अ मंथ। तो एफिलिएट्स। हाँ, तो उतना इजीली, मतलब इजीली तो नहीं बट टाइम लगता है। हाँ, जब डेफिनेटली। आप उतना कंटेंट बना रहे हो, ऑथेंटिसिटी बिल्ड कर रहे हो, तभी कोई जाके आपके लिंक से परचेज करेगा। हम्म। वो चीज़ है। बाकी साइड बाय साइड यूट्यूब अगर मैं फुल टाइम, सो ऑनेस्टली कंटेंट यूट्यूब एज अ कंटेंट क्रिएटर, मेरा पर्सपेक्टिव है कि कभी भी एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट आप ना रहो। बिकॉज अगर आप प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गए तो बहुत, अगर वो खत्म हो, जैसे टिकटॉक के साथ हुआ, जो हाँ। लोग टिकटॉक डिपेंडेंट थे, सिर्फ टिकटॉक डिपेंडेंट थे, उनका एकदम खत्म हो गया। बट काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम को बैकअप रखा, वहाँ भी वो कंटेंट डालते हाँ, थे, वहाँ उनके मिलियंस में फॉलोअर थे। तो एटलीस्ट टिकटॉक बंद हुआ तो इंस्टाग्राम पे वो अपना कंटेंट डाल पा रहे हैं। डेफिनेटली। फिर उसने अपना रील लॉन्च कर दिया तो वही सारी चीज़ें फिर। एग्जैक्टली exactly. तो कभी भी एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो जैसे मैं यूट्यूब डिपेंडेंट हुआ, ऑब्वियसली आपको स्टार्ट करोगे आप, बट उसके बाद आपको अपना कुछ लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। तो मेरे लिए अब वो कोर्सेज हैं, मैं लोगों को फोटोग्राफी ओके। सिखाता हूँ, तो मेरे लिए पेड फोटोग्राफी कोर्सेज हैं। तो वही चीज़ है, धीरे ओके। धीरे चीज़ें फिगर आउट होती जाती है। सो लाइक प्राइमरी अर्निंग आपकी कोर्सेज के थ्रू है, राइट? कोर्सेज हो सकते हैं, देन प्रोडक्ट्स, लाइक अभी मैं प्लान कर रहा हूँ मे बी इन फ्यूचर एक प्रोडक्ट ब्रांड लॉन्च करने का, उसके अंडर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ओके। तो वो चीज़ है। देन ये चीज़ें तभी आती हैं जब एक टाइम के बाद आप ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बना रहे हो। 6 महीने में हाँ, ये चीज़ नहीं हो सकती, 1 साल में नहीं हो सकता, डेफिनेटली। है ना? तो वो चीज़ है। सो तो कोर्सेज कैन हैं, यू शेयर प्रोडक्ट्स सर हो कि सकते हैं, हाँ। देन ऑब्वियसली ब्रांड्स के साथ आप काम कर रहे हो। एंड मैं चाहूँगा आगे जाके हम थोड़ा जब हम ब्रांड्स के साथ काम करते हैं तो एथिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ये भी हम डेफिनेटली। इन फ्यूचर कभी बात कर सकते हैं, बिकॉज उस पर थोड़ा लंबा चला जाएगा ये। हाँ, बिकॉज बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं आजकल, जैसे यूट्यूब में या फिर जितने भी कंटेंट क्रिएशन में देखा जाए, तो व्हेन इट कम्स टू ब्रांड्स एंड मनी, स्पेशली मनी एक बहुत मेजर फैक्टर प्ले करता है। लाइक किसी ने जैसे ज़्यादा पैसे दे दिए तो गलत प्रोडक्ट भी लोग प्रमोट कर दे रहे हैं आजकल, और ये बहुत बहुत फ्लुएंट हो चुका है आजकल। मतलब वही चीज़ है, अब ये सबके एथिक्स पे आ जाता है, और ये एक टाइम के बाद एक्सपीरियंस से भी लोग समझ जाते हैं। होता क्या, स्टार्टिंग में जैसे मैं फोटोग्राफी की बात करूँ, मैंने स्टार्ट करा, मुझे अगर एक कैमरा या मोबाइल ब्रांड अप्रोच करेगा फर्स्ट टाइम, तो मुझे लगेगा कि मतलब मैं बहुत स्पेशल फील करूँगा। उस चक्कर में क्या हम्म। होगा कि आप उसके बारे में इतनी अच्छी चीज़ें बोल दोगे जो एक्चुअली हाँ। अच्छा नहीं भी है। तो वो स्टार्टिंग में सबके साथ होता है, ये रियलिटी है। चाहे आप जितना भी चीज़ें फॉलो करो, बट स्टार्टिंग में होता है, बट ओवर द टाइम आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है
कि अगर आपने ये बोल दिया कि इस फ़ोन का कैमरा अच्छा है और किसी ने आपके बेसिस पे फ़ोन ले लिया और वो अच्छा नहीं निकला, तो लॉन्ग टर्म आपका रेपुटेशन खराब हो सकता है। ले- तो वो चीज़ है, अगर कोई प्रोडक्ट रिव्यू कर रहा हूँ या मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं पहले देखूंगा अगर मुझे अच्छा लग रहा है, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, तभी मैं एक्सेप्ट करूंगा आगे से कि इसको स्पॉन्सरशिप करते हैं, हाँ। एंड जैसा है मैं वैसे दिखाऊंगा। तो वो सीन है। सो सर, जैसा कि आप फोटोग्राफी भी करते हैं, राइट? सो आपके चार्जेस क्या हैं? लाइक हाउ मच डू यू चार्ज फॉर लाइक फोटोग्राफी? चार्जेस एज सच सी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि कितना हमें चार्ज करना चाहिए। मेरे हिसाब हाँ। से बेस्ट तरीका, क्योंकि मेरे चार्जेस अलग होंगे और 100 फोटोग्राफर्स हैं, सबके अलग अलग चार्जेस रहते हैं, तो बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम देना है, किस टाइप का शूट है, क्या रिक्वायरमेंट है, फ़ोटो है, वीडियो एंड ऑल। बट मैं कुछ बेसिक चीज़ें जो लोगों को हेल्प करेंगी, क्योंकि ऐसा क्या होता है फोटोग्राफी में, रादर देन आस्किंग कि कैमरा सेटिंग्स क्या थी, अगर मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि इसके पीछे फंडामेंटल क्या है, वो ज़्यादा बेटर वर्क करेगा लोगों के लिए। हाँ। वैसे ही प्राइसिंग में क्या होता है कि आप ऐसे देख लो कि अगर आप एक महीने में 30 दिन है, तो आपको ये देखना है कि अगर लेट्स सपोज आपको लगता है मैं एक महीने में मुझे 50,000 कमाने चाहिए, 60,000, तो पर डे आप डिवाइड कर लो, 2,000 पर डे आपके हिसाब से अर्निंग होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर कोई 3 दिन का शूट है, तो आप मे बी एक वो अप्रोच ले सकते हो कि आपने पहले सेट कर दिया कि मेरे टाइम की वैल्यू कितनी है, मेरे एक दिन की वैल्यू 10,000 है, तो आप उस हिसाब से सेट कर सकते हो। तो वो एक अप्रोच हो सकता है। और ये बाहर आउट ऑफ इंडिया, इंडिया में अभी तक अप्रोच नहीं है, बाहर पर आवर चार्जेस लेते हैं। लाइक 4 घंटे का इतना चार्ज है, क्योंकि इंडिया में मैंने भी वेडिंग्स करी हैं आज से 4-5 साल पहले। होता क्या है, वो बोल देंगे कि 6 बजे से फंक्शन स्टार्ट है और वो 9 बजे जाके स्टार्ट होता है, राइट? तो हाँ। वो 3 घंटे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। बाहर क्या होता है, यूएस, कनाडा और बहुत सी कंट्रीज में, आपने बोला मैं 4 घंटे का लेट्स सपोज $1,000 लूंगा, अगर वो 4 घंटे में शूट हो रहा है, नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है, आपको उसके चार्जेस मिलेंगे। अगर उससे एक्सटेंड होता है, तो पर आवर आपके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। ये चीज़ इंडिया में कई फॉलो कर रहे हैं जो टॉप पे फोटोग्राफी में है, वेडिंग एंड इवेंट्स में। बट आई थिंक ये कल्चर धीरे धीरे आ सकता है, तो आप अपना ये कर सकते हो कि मेरे एक दिन के शूट का इतना वैल्यू है, तो मैं इतना चार्ज करूंगा, क्योंकि हर एक सिचुएशन में अलग अलग चार्जेस होते हैं। आई थिंक जब वो चीज़ एक फोटोग्राफर लेना स्टार्ट कर देगा, तो बहुत क्लैरिटी मिल जाएगा प्राइसिंग पे। स्टिल सर, एनी रफ अमाउंट या कोई एक ऐसे सी अगेन रफ मैं नंबर कहूँगा का डिपेंड एस्टिमेट? करता है। अगर मैं प्रोडक्ट शूट कर रहा हूँ, तो पर प्रोडक्ट 300 से 500 रुपीज़ वेरी करता है, पर प्रोडक्ट पर फोटो। फैशन में जाते हैं तो वो लाइक 20 to 40,000 वेरी करेगा, डिपेंडिंग कि उन्हें मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, स्टाइलिस्ट चाहिए। तो हाँ। वही फैक्टर है, बहुत चीज़ें आ जाती हैं, तो प्राइसिंग ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, वो अलग अलग वेरी करता है। सो सर, व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब, जैसा कि आपने बताया कि आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन, लोगों की लाइफ में फोटोग्राफी से रिलेटेड नॉलेज शेयर करने, इन सारी चीज़ों के लिए आए। सो आपको याद है कि आपका पहला वायरल वीडियो कौन सा था? एक्चुअली मेरे साथ क्या है कि वैसा कुछ वायरल वीडियो हुआ नहीं। मेरा सब ओके। एकदम इट वाज अ स्टेडी स्टैटिक स्केल, प्रोसेस। हाँ। क्योंकि हाँ। पहली चीज़ तो मैं एक ऐसे जॉनरा में हूँ कि फोटोग्राफी के उस फील्ड में हूँ, देन हिंदी में है, तो मेरा नीच बहुत छोटा है यूट्यूब के हम्म। उस स्कोप में। तो वो मुझे पहले से ही पता था कि बहुत छोटा वो है। इट्स जस्ट दैट कि वो स्टेडी ग्रोथ रहा है, ऐसा कुछ वायरल वीडियो एकदम से नहीं गया। बट हाँ, ओवर द टाइम मैंने मोबाइल कैमरा रिव्यूज़ जब से स्टार्ट करें पिछले 1.5-2 साल से, तो उन वीडियोस में मुझे थोड़ा अच्छा मिलता है एज़ कम्पेयर टू, बिकॉज़ स्मार्टफ़ोन हर किसी के पास है, डीएसएलआर कैमरा बहुत कम लोगों के पास होगा अभी भी। अभी भी। वो चीज़ है, इसीलिए एक एज़ अ कंटेंट क्रिएटर अगेन वो चीज़ आती है कि आपको एक चीज़ होता है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो सिर्फ, बट साथ में आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। हाँ। सिर्फ हार्ड वर्क से वो चीज़ नहीं चलेगी, स्पेशली जब आप लॉन्ग टर्म लाइक फुल टाइम कर रहे हो। सर, जैसा कि मैंने भी आपको फर्स्ट टाइम आई गेस टिकटॉक पे ही फॉलो किया था। टिकटॉक पे सो मैं बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए था। वो इसलिए था हाँ, कि वो प्लेटफॉर्म आया, तो मैंने कहा चलो वहाँ भी एक्सप्लोर करते हैं। वही आपकी आई गेस उस समय भी जैसे आप उसमें रादर देन, जब मैंने आपको यूट्यूब पे फॉलो किया तो वहाँ पे कंटेंट क्रिएशन ज़्यादा था रादर देन ऑन टिकटॉक। सो आपको लगता है सर कि टिकटॉक ने आपको हेल्प किया इन टर्म्स ऑफ लाइक सब्सक्राइबर्स में या लोगों के रीच तक ज़्यादा पहुँचने में, ऐसा कुछ? सी मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको
मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म से रहना चाहिए। अगर आप चूज़ एंड पिक एंड चूज़ करोगे तो वो आपके लिए मेरे हिसाब से अप्रोच सही नहीं है। तो बहुत से लोग थे जो टिकटॉक का अभी भी मजाक उड़ाते हैं, बट मेरे हिसाब हाँ से डिपेंड करता है कि जो एंड यूज़र है वो कैसा कंटेंट कंज्यूम करना चाह रहा है। अगर मैं कुछ डेफिनेटली। सिखा सकता हूँ 30 सेकेंड या 60 सेकेंड्स में, तो मेरे लिए वो अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मुझे वहाँ अच्छी ऑडियंस मिली, लोग आप भी शायद आपने वहाँ से ही देखा, तो इन अ वे डेफिनेटली वो यस। वर्क कर रहा था मेरे लिए, राइट? तो हम हाँ ये भी नहीं बोल सकते कि टिकटॉक बेकार है या वहाँ नहीं जाना चाहिए, बेकार कंटेंट है। मेरे हिसाब से सारे प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं, एज लॉन्ग एज आप अपना कंटेंट उस हिसाब से कर सकते हो। बिकॉज किसी भी सोशल मीडिया, अभी इंस्टाग्राम पे आप देखोगे रील्स आ गई हैं और पूरा वीडियो की हाँ तरफ कंटेंट जा रहा है। तो बहुत से फोटोग्राफर्स का ये कंसर्न है कि इंस्टाग्राम बेकार हो चुका है, वहाँ पे कुछ भी ग्रोथ नहीं है। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि या तो आप क्रिटिसाइज करो एक प्लेटफॉर्म को, या आप अपना कंटेंट प्लेटफॉर्म के हिसाब से चेंज करो। बिकॉज हाँ जो चीज़ नोकिया के साथ हुई थी, एंड्रॉयड आया, नोकिया ने चेंज नहीं करा, ख़त्म हो गया। तो वही चीज़ है, अगर आप यही बोलते रहोगे कि चीज़ चेंज हो रही है, आप उस हिसाब से अगर हाँ अपने आप को मोल्ड नहीं करोगे, तो अब वो टाइम नहीं है कि आपको चेंज होना ही पड़ेगा प्लेटफॉर्म के हिसाब से। या तो वो चीज़ बिकॉज है। प्लेटफॉर्म तो रुकने नहीं वाला, वो अपने हिसाब हाँ, से चीज़ें चेंज और कर रहे हैं, सो इट्स प्लेटफॉर्म चेंज हो एक्जेक्टली। रहा है और लोग देख रहे हैं, लोग कंज्यूम कर रहे हैं वहाँ पे हाँ कंटेंट। मेन तो वही बात। आप अगर अपने ही सर्कल में रहोगे कि नहीं ये चीज़ गलत है, अच्छा नहीं है, तो आप अपने आप को ही ख़त्म कर रहे हो धीरे धीरे। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। सो सर जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि सबके पास स्मार्टफोन्स आ गए हैं, राइट? जैसे कैमरा तो नहीं कह सकते अभी सबके पास हैं डीएसएलआर, बट स्मार्टफोन्स सबके पास आ गए हैं। सो आपको क्या लगता है कि बीइंग अ फोटोग्राफर इज़ मच इजी नाउ, जैसा कि पहले के हाँ, टाइम में नहीं था? एग्जैक्टली exactly। और मेरे लिए फोटोग्राफर का पर्सपेक्टिव ये है कि जिसके पास एक कैमरा का डिवाइस है, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे डिजी कैम हो, चाहे कोई भी कैमरा हो, जो फ़ोटो ले सकता है। और अगर आपको फ़ोटोज़ लेना पसंद है, आप फ़ोटोज़ लेते हो, तो आप फोटोग्राफर हो। तो वो चीज़ की एक फोटोग्राफर वही है जो प्रोफेशनली कर रहे हैं, जो अच्छी फ़ोटोज़ ले रहा है। वो मेरे हिसाब से एक गलत पर्सपेक्टिव है। जिसके पास अब सबके हाथ में है फ़ोन, सबके पास कैमरा है, हाँ तो हर कोई फोटोग्राफर है। इट्स जस्ट दैट कि, और मेरा ऑब्जेक्टिव यही था यूट्यूब चैनल का, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो सके फोटोग्राफी के बारे में। तो अभी जिसके या पास फ़ोन है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उसको सीखना है कि अच्छी फ़ोटोज़ कैसे बनानी है। तो आप ऑलरेडी फोटोग्राफर हो, अगर आपके पास कैमरा है, आपको बस अपना थोड़ा लर्निंग का प्रोसेस बढ़ाना है। तो वो चीज़ है। तो हाँ, डेफिनेटली। और अभी स्मार्टफोन्स, अगर मैं इवन मैं इतने फ़ोन के कैमरा टेस्ट करता हूँ, अगर मैं 15,000 का भी स्मार्टफोन लेता हूँ, वो डे टाइम में इतनी अच्छी फोटोज ले सकता है। तो क्वालिटी में अभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो किसी के पास वो, अब आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि मेरे पास डीएसएलआर नहीं है तो मैं अच्छी फोटोज नहीं ले पा रहा। तो जहाँ अगर आप ये एक्सक्यूज़ दे रहे हो, तो उसका रीज़न उसके पीछे ये है कि आप, तो मेरे लिए फोटोग्राफी गियर से ज़्यादा लाइटिंग और कॉम्पोजिशन पे है। अगर आप लाइटिंग और कॉम्पोजिशन अच्छा कर सकते हो, तो आप एक 5,000 के फ़ोन से भी अच्छी फ़ोटोज़ निकाल सकते हो। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है फोटोग्राफी का। ओके सर, बट जैसा कि देखा जाता है, जैसे बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स हैं आजकल मार्केट में जिसके अगर देखा जाए तो उनके पास कैमरे में 64 मेगापिक्सल्स कैमरा, राइट, या 108 मेगापिक्सल्स। बट वहीं पे कुछ और भी फ़ोन्स ऐसे मार्केट में जिनके पास आई गेस 12 मेगापिक्सल या 15 मेगापिक्सल, तो उनकी एग्जैक्टली। फ़ोटोग्राफ्स ज़्यादा अच्छी आती हैं। आईफोन अभी भी 12 मेगापिक्सल पे है, हाँ। ये 64 108 अब पे नहीं गए। हाँ, नहीं, और बहुत हाँ। सारे ऐसे हुए कि 4 कैमरे, 5 कैमरे दे दिए 64 के, बट हम्म। उसकी फ़ोटो की क्वालिटी बिल्कुल मतलब कहीं हाँ, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते उसको। सो एग्जैक्टली। ऐसा क्यों होता है? देखो एक्चुअली सबसे पहली चीज़, ये 64 और 48, ये जो मेगापिक्सल नंबर है, ये कंपनीज ने क्यों निकाला? अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है, बिकॉज वो एक मार्केटिंग का वो है कि अगर कोई लेमैन है जिसको फोटोग्राफी की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, और उसको हम बोल हाँ, देंगे इस फ़ोन में 64 मेगापिक्सल है, वो आंख बंद करके वो फ़ोन लेगा एज़ कम्पेयर टू 12 मेगापिक्सल। है डेफ़िनेटली। ना? बिकॉज़ वो नंबर बहुत चीज़ प्ले करते हैं। बट अगर मैं अपने टेस्टिंग के हिसाब से बताऊँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ, जो मेगापिक्सल का मेन पर्पस है, वो होता है कि हाई रेज़ोल्यूशन। और हाई रेज़ोल्यूशन हमें तब चाहिए, बेसिकली 2 रिक्वायरमेंट्स होते हैं ज़्यादा मेगापिक्सल के। सबसे पहला है जब आप प्रिंटिंग करते हो, बड़े प्रिंट्स निकाल रहे हो, तब हमें ज़्यादा मेगापिक्सल चाहिए। अगर आप होर्डिंग्स देखोगे, बैनर्स देखोगे, उस सब में 50-100 मेगापिक्सल के प्रोफ़ेशनल कैमराज़ यूज़ होते हैं। बट अगर आप डिजिटल यूज़ के लिए ले रहे हो, 12 मेगापिक्सल इज़ गुड इनफ। सेकंड बेनिफिट ज़्यादा मेगापिक्सल का है जब हम क्रॉपिंग ज़्यादा करते हैं।
तो अगर अभी मैं इस वीडियो या फ़ोटो इतना है, अगर मैं इसको छोटा क्रॉप कर रहा हूँ, तो अगर वो 12 मेगापिक्सल की फ़ोटो होगी तो वो शायद 5 या 6 मेगापिक्सल रह जाएँगे। बट अगर मैं 48 एमपी में फ़ोटो लूँगा तो शायद मेरे पास अभी भी 20, 25, 30 मेगापिक्सल बचेंगे। तो ये 2 सिनेरियो हैं जहाँ हमें ज़्यादा मेगापिक्सल चाहिए होते हैं। इसके अलावा अगर आपका यूज़ इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो इट हार्डली मैटर्स। तो मेरा यही चीज़ है। लाइक अगर आप, और मैं ऑनेस्टली बताऊँ, इसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। मुझे याद नहीं कि मैंने पिछले 2-3 महीने में एक या 2 फ़ोटो ली होगी जब मैंने नया फ़ोन लिया था। उसके बाद हाँ 108 मेगापिक्सल का कुछ ऐसा यूज़ कोई नहीं यूज़ है। नहीं है। नहीं है। क्योंकि आपको अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंस्टाग्राम पे डालूँगा, फ़ेसबुक पे डालूँगा। लाइक मुझे किसी क्लाइंट को तो देनी नहीं है इससे फ़ोटो खींच के। तो रियलिटी मेरे हिसाब से ये चीज़ है। बट हाँ, ये नहीं है कि वो चीज़ गलत है, वो यूज़ आती है। अगर मेरे को क्रॉपिंग करना है या अगर मेरे को प्रिंट्स निकालने हैं, देन डेफ़िनेटली ज़्यादा मेगापिक्सल काम आते हैं। और सर एक और क्वेश्चन, जैसा कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है देखा जाए तो, बट है सर कि जैसे बहुत सारे लोगों के पास आज के डेट में डीएसएलआर भी है, जैसे अब लोग डीएसएलआर की तरफ मूव कर रहे हैं धीरे धीरे, राइट। बट होता क्या है सर कि जैसे उनके पास डीएसएलआर होने के बावजूद भी वो उसको ऑटो मोड में यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं rather देन मैनुअल मोड में, बिकॉज उनको नॉलेज नहीं रहती है आईएसओ अपर्चर इन सारी चीज़ों की। सो आप बिल्कुल एक बेसिक टर्म में अगर बता सकें सर ये तीनों चीज़ें, आईएसओ अपर्चर एंड शटर स्पीड, तो इट वो विल बी बहुत वेरी टेक्निकल हेल्पफुल। हो जाएगा, बिकॉज़ अभी हम फ़ोटोग्राफ़ी की बात करने बैठेंगे तो बहुत टेक्निकल हो जाएगा। बट ये चीज़ें बेसिकली एपर्चर, आईएसओ और शटर स्पीड और आईएसओ, ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे पूरे एक्सपोज़र को मेंटेन करती हैं। तो अगर हम अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें जो ब्राइटनेस है, ये सिर्फ़ 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है: एपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ। इन तीनों में से एक भी चीज़ चेंज होगी तो एक्सपोज़र ऊपर-नीचे हो जाएगा। तो वो वाला सीन है। अभी फॉर डेमो अगर मैं दिखाऊँ, अभी मैं कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मेरी शटर स्पीड 1/50 है। अगर मैं इसको 1/50 से बढ़ाऊँगा, आप देखोगे डार्क हो रहा है। सो बेसिकली ये चीज़ है। तीनों में से एक भी चीज़ चेंज होता है तो आपका एक्सपोज़र ऊपर-नीचे हो जाता है। इसीलिए जो ऑटो में शूट कर रहा है, अगर वो मैनुअल में जाता है, तो वो एक बहुत वैसा सिचुएशन होता है कि लोग बहुत ईज़िली डर जाते हैं मैनुअल मोड को लेके। बट इट्स वेरी ईज़ी टू अंडरस्टैंड। एपर्चर बेसिकली लेंस का ओपनिंग होता है, लेंस के थ्रू लाइट आती है। तो अगर हम फ़ोटो की बात करें, जो कैमरा के अंदर लाइट आती है, एपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ, ये 3 चीज़ें होती हैं। एपर्चर लेंस में होता है, कैमरा में नहीं होता। तो लेंस के थ्रू जितना लाइट आ रहा है वो एपर्चर की ओपनिंग पे डिपेंड करता है। देन शटर स्पीड आता है। शटर स्पीड इज़ बेसिकली एक डोर है जो कैम सेंसर के आगे लगा हुआ है। तो वो क्या करता है, जो लाइट लेंस के थ्रू आ रही है, वो कितने टाइम के लिए सेंसर पे आएगी, वो शटर स्पीड से डिफाइन होता है। तो अगर आप 1 सेकंड रखोगे तो शटर ओपन होगा, देन 1 सेकंड बाद बंद होगा। तो 1 सेकंड तक जो भी आपके सीन में मूवमेंट है, जो भी चीज़ें हैं, वो कैप्चर होगी। तो अगर आप लॉन्ग एक्सपोज़र फ़ोटोज़ देखते हो जहाँ लाइट पेंटिंग है, स्टार ट्रेल्स है, तो जितना ज़्यादा शटर स्पीड आप रखोगे, उस टाइम तक जो भी मूवमेंट होगा वो सब रिकॉर्ड हो जाता है। तो वो शटर स्पीड है। आईएसओ आपके सेंसर में होता है। तो सेंसर कितना सेंसिटिव है टुवर्ड्स लाइट, उसको आईएसओ बोलते हैं। तो इससे आगे मैं जाऊँगा तो बहुत टेक्निकल हो जाएगा, हाँ बट ये बेसिक चीज़ें हैं। हाँ। और सर जैसा आप अगर लेट्स से किसी इंसान को फर्स्ट टाइम डीएसएलआर परचेज करना है, सो कौन सा ब्रांड आप प्रेफर करते हैं सजेस्ट करना ये किसी तो बहुत इंसान वो को? चीज़ हो जाएगा, बिकॉज़ अभी जैसे मैं एसोसिएटेड हूँ कैनन के साथ, तो उसका रीज़न भी है। बिकॉज़ मैं जैसे मैंने बताया, मैंने पहले निकॉन D3100 लिया था, उसके 6 महीने बाद हाँ मैं कैनन पे चला गया था और तब से अब तक 10 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं मैं कैनन ही यूज़ कर रहा हूँ। उसके मेरे पर्सनल रीज़न्स हैं, बिकॉज़ मुझे कैनन की स्किन टोन अच्छा लगता है, मुझे कलर्स अच्छे लगते हैं, तो वो मेरा पर्सनल प्रेफ़रेंस है। और पहले क्या होता था, मैं लोगों को सजेशन देता था कि ये कैमरा ले लो। अभी मैं थोड़ा कम कर चुका हूँ, बिकॉज़ अगेन वही आता है कि सबका अलग प्रेफ़रेंस होता है। किसी को निकॉन पसंद है, किसी को सोनी, किसी को फूजी, किसी को कैनन। तो मेरे लाइकिंग के हिसाब से मैं किसी को नहीं बोल सकता कि आप यही लो, आप ये मत लो। वो मेरे एंड पे भी गलत होगा, वो उसके एंड पे भी गलत है। तो वो चीज़ अब मैंने बहुत कम कर दी है, क्योंकि मैं अगर आपको सजेस्ट करूँगा आप कैनन 5 M50 ले लो, आपके यूज़ के हिसाब से शायद वो सही नहीं हो, तो बाद में आप मुझे ही गालियाँ दोगे। तो वो चीज़ है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से, रादर देन ये सजेस्ट करना कि कौन-सा कैमरा लो या कौन-सा लेंस लो, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि 10 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कैमरा लेते हुए। जैसे हम अभी मेगापिक्सल की बात कर रहे थे।
राइट? उसी तरह अगर हम बात करते हैं कि लाइक किसी को फ़ोटोज़ लेनी है जो सिर्फ़ फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम इस सब पे डाल रहा है। तो उसके लिए एक 40 या 50 मेगापिक्सल का कैमरा लेना इतना मायने नहीं रखता जितना वो 20 मेगापिक्सल में भी काम चला सकते हैं। तो रादर देन एक वही चीज़ एक चीज़ बताने से अच्छा आपको मैं फंडामेंटल्स बता सकता हूँ जिस बेसिस पे आप कैमरा ले सकते हो, हाँ राइट? तो वो चीज़ ज़रूरी है। तो मेगापिक्सल हो गए, देन एफपीएस होता है, बहुत चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। सर, आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मैंने देखा वहाँ पे लिखा हुआ है कि कैनन माइस्ट्रो, राइट? सो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं, होता हाँ, क्या है बहुत जैसे? इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली। जब मैं हाँ फोटोग्राफी स्टार्ट करा था तो तब था मैं कितना 21-22 साल का, 20-21 साल का। तो उस टाइम पे उससे भी कम था, सॉरी, हाँ 18-19। उस टाइम पे जितने भी कैनन मेंटर्स होते थे, निकॉन मेंटर्स होते थे, वो सब 45-50 ईयर्स के जो बहुत एक्सपीरियंस फोटोग्राफर्स होते थे। तो तब तक तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ आ पाऊंगा कैनन के साथ। तो बट वही हुआ, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं अपना काम करता गया, मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा था, मैं फोटोग्राफी में था। तो कैनन में किसी ने नोटिस करा कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो थोड़ा डिफरेंट है, एंड वो मुझे भी हेल्प कर सकता है, ब्रांड को भी हेल्प कर सकता है, ये एसोसिएशन। तो उस टाइम पे मैं आई थिंक अप्रैल 2019 में ये एसोसिएशन हुआ कैनन के साथ। तो एज अ मेंटर मैं ऑन बोर्ड आया कैनन के साथ। तो वो मेरे लिए भी बहुत वो था कि एक उस एज में 26-27 की एज हाँ में मैं कैनन मेंटर बन रहा हूँ। बट उसका रीज़न यही था कि ऑब्वियसली मैं यूट्यूब डिजिटल स्पेस में मेरा अच्छा खासा थोड़ा रीच हो रहा है, एंड उससे मुझे भी बेनिफिट होगा, ब्रांड को भी बेनिफिट होगा। एंड सबसे बड़ा पॉइंट था कि मैं वो 10 साल से वो ब्रांड यूज़ कर रहा था। तो ऐसा नहीं था कि तो एक मैं ऐसे ट्रस्ट ब्रांड के बिल्ड साथ हो गया था। एसोसिएट हुआ। हाँ हाँ, तो वो चीज़ है। तो वो मेरे लिए भी सही था बिकॉज़ अगर मैं एसोसिएट हो रहा हूँ और मैं अनाउंस कर रहा हूँ एसोसिएशन, तो लोगों को भी पता है कि मैं वो चीज़ यूज़ कर रहा था, इसीलिए मैं उसको आगे रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं एसोसिएशन हुआ, मैंने जस्ट 2 महीने यूज़ करा और मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि इसके कैमराज़ हाँ। अच्छे हैं, राइट? तो वो चीज़ है। तो हाँ, बेसिकली बहुत लोग पूछते हैं कि कैनन मेंटर कैसे बने और क्या सीन होता है। तो ऐसा कुछ, क्योंकि ना मुझे पता था ना कुछ था। अगर आप अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हो, कोई ना कोई ब्रांड आपको नोटिस करेगा एंड दे विल फॉर श्योर अप्रोच यू, अगर आप वैल्यू ऐड कर सकते हो उस ब्रांड को। सर, व्हेन इट कम्स टू लाइक कंटेंट क्रिएशन, तो बहुत होता है इम्पोर्टेंट कि आप ऑर्गेनिकली ग्रो करें फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? जैसे कि आजकल बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल गया तो फेक फॉलोअर्स का इंस्टाग्राम पे। तो वो एक बार में काफ़ी ज़्यादा आते थे, फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होते रहते थे। तो कंसिस्टेंसी तो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, लाइक ऑर्गेनिकली ग्रो करने में। बट और भी ऐसी कोई चीज़ें, जैसे अभी आपने 100 के फॉलोअर्स हिट किए इंस्टाग्राम पे, तो कुछ सर आप ऐसा गाइड कर पाएँ लोगों को जिससे उनको भी हेल्प हो जाए ऑर्गेनिकली ग्रो करने में सोशल मीडियाज़ पे? सी अगेन वही चीज़ आता है जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि मुझे इंस्टाग्राम पे अब 6 साल हो चुके हैं, 6 साल से भी ज़्यादा, साढ़े 6 साल। तब जाके मैं 1,10,000 पे पहुँच पाया हूँ। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि पहले तो हम ये एक्सपेक्ट करना बंद कर दें कि हमें 6 महीने में ही ज़्यादा फॉलोअर्स चाहिए। अगर वो अप्रोच है, वही लोग फिर बाद में जाके फॉलोअर्स खरीदते हैं। और अगर आप फॉलोअर्स खरीद रहे हो, वो आपके प्रोफाइल पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, आपके कमेंट से, आपके फॉलोअर टू लाइक रेशियो से। ये अभी भी मैं बहुत वो आपको अकाउंट साफ दिख जाएगा अगर आप हाँ और इवन इंस्टाग्राम के जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, वो तक ऐसे हैं जिन्होंने फॉलोअर्स खरीदे हुए हैं और वो हाँ, साफ बीच दिख में जाता न्यूज़ है। में भी हम लोगों ने काफ़ी हाँ, सुना तो। तो हाँ वो चीज़ था और वो हो रहा है, इंस्टाग्राम उनको वेरीफाई भी कर रहा है, जबकि वो फॉलोअर्स खरीदे हुए हैं। तो ठीक है, आप फॉलोअर्स खरीद सकते हो, वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए आपके लिए अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म उसका कुछ बेनिफिट नहीं होगा। ऑर्गेनिकली अगर आप ग्रो करना चाह रहे हो, मैं अगेन वही चीज़ हम लेके आएँगे कि मैं प्लेटफ़ॉर्म डिपेंडेंट नहीं हुआ। मेरी ऑडियंस यूट्यूब से भी इंस्टाग्राम पे आ रही थी, टिकटॉक से भी इंस्टाग्राम पे आ रही थी, फेसबुक से भी इंस्टाग्राम पे आ रही थी। तो आपको बेसिकली क्रॉस प्रमोट करना चाहिए। मैं इंस्टाग्राम पे यूट्यूब की बात करता हूँ, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम की भी कहीं न कहीं प्लग इन कर देता हूँ। तो वो चीज़ है, प्लस मैं यूट्यूब पे मेरे थोड़ा ज़्यादा रीच है, तो वहाँ से कहीं न कहीं लोग मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम हैंडल है, तो लोग वहाँ से आ जाते हैं। तो और आजकल इवन हमें भी पसंद है कि हम अगर किसी का कंटेंट देख रहे हैं, तो हम इंस्टाग्राम पे कहीं न कहीं सर्च करते हैं कि उनके लाइफ़ में क्या चल रहा है, वो हाँ। क्या कर रहे हैं।
तो वही चीज़ है, आपको बेसिकली अपने अराउंड जितना आप अलग प्लेटफॉर्म से जा सकते हो क्रॉस प्रमोट करो। दूसरा चीज़ कोलैबोरेशन से थोड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं ज़्यादा कोलैबोरेशंस में नहीं गया, बट मैं नेटवर्किंग में बिलीव करता हूँ। लोगों से आप कनेक्ट करो, इवन अगर आप किसी को नहीं जानते आप कनेक्ट कर सकते हो। आप लाइव में उनके साथ जैसे अभी हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम दोनों को ही म्यूचुअली उससे बेनिफिट होगा, टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे भी है, आपको भी है, तो इट्स जस्ट लाइक दैट। इस तरह की चीज़ें आपको हेल्प करती हैं आगे ग्रो करने में। तो बाकी यही है, कंटेंट अगर क्लिक हो गया तो ठीक है। बाकी एल्गोरिथम किसी भी, अब यूट्यूब पे क्या होता है, मैं एक वीडियो सोचता हूँ कि ये वीडियो तो बहुत अमेजिंग जाएगा, मैंने इस पे 2-3 दिन दिए हैं, अच्छा जाएगा, और वो हाँ एकदम बेकार जाता है। जो आप नहीं सोचते वो अच्छा जाता है। इंस्टाग्राम पे भी वही होता है। तो एल्गोरिथम पे तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट वही है। ऐसा कुछ परफेक्ट हैक या टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, बट जो मैंने कुछ शेयर करा वो मेरे लिए काम किया, तो मैं वही बता सकता हूँ। जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हाँ किसी के लिए वो हेल्प कर सकता है। सो अभी सर आपका नेक्स्ट 5 ईयर का क्या प्लान है? मैं इस थ्योरी में बिलीव नहीं करता ऑनेस्टली, बिकॉज लाइक मुझे, लाइक हमें नहीं पता था कि ये 2020 में ये सब होगा, राइट। इस वजह से बहुत बिजनेसेस सफ़र किए, बहुत चीज़ें चेंज हुई। तो वो पर्सपेक्टिव लेके मैं नहीं चल रहा। बेसिकली मेरा जो प्लानिंग होता है हार्डली 1 महीने आगे का प्लानिंग होगा। उसके बाद आगे क्या होना है, क्योंकि मैं ऐसे स्पेस में हूँ, डिजिटल स्पेस की अगर हम बात करें, ट्रेंड्स बहुत जल्दी चेंज होते हैं। अगर मैं लेके चलूँगा कि 5 साल बाद मुझे यूट्यूब पे ये करना है, और उस टाइम पे यूट्यूब नहीं रहा या और कुछ प्लेटफॉर्म आ गया, तो मेरी पूरी प्लानिंग ख़राब हो सकती है। तो डिजिटल स्पेस में लॉन्ग टर्म प्लानिंग मेरे हिसाब से काम नहीं करता। बट हाँ, एक एक एम तो है कि मुझे आज से थोड़े टाइम बाद एक अपना फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट का मेरा प्लान है, जहाँ पे मैं फोटोग्राफी सिखा सकता हूँ। नॉट ओनली फोटोग्राफी बट वीडियो, क्योंकि अभी ऑनेस्टली फोटो लाइक स्टिल से जो कंटेंट है वो वीडियोस की तरफ बहुत शिफ्ट हो रहा हाँ है। एंड शिफ्ट हो आप रहा है। इंस्टाग्राम से आइडिया लगा सकते हो, यूट्यूब है, और हाँ कंटेंट कंज्यूम हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वीडियो की तरफ बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है। तो वो चीज़ है स्पेशली अब अभी। ड्यूरेशन भी काफी कम होती जा रही है देखा हाँ, जाए तो। इवन जैसे जो आपने लास्ट क्वेश्चन पूछा था इंस्टाग्राम पे ग्रोथ का, तो वही चीज़ आ जाता है। अगर आप सिर्फ फोटोज़ पे डिपेंडेंट हो, आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा वीडियो कंटेंट भी निकालो। अगर आप फैशन, लाइफ़स्टाइल, कुकिंग किसी में भी हो, आप जो भी कर रहे हो उसका एक वीडियो बना सकते हो, एक बिहाइंड द सीन या हाँ कुछ भी एक क्लिप, और वो बेसिकली आपको 15 सेकंड का रील्स पे डालना है। तो उससे कहीं न कहीं आपके प्रोफ़ाइल पे लोग आ सकते हैं। तो वही चीज़ है, आपको स्मार्ट, वही हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जितनी सारे उसमें फीचर्स हैं सबको पहली बात तो यूज हाँ, करना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। वो हाँ अपडेट आपको रहना पड़ेगा, वो चीज़ तो है। और स्पेशली अगर कोई नई चीज़ आ रही है जैसे अगर रील्स आया तो उसमें जितने लोगों ने जल्दी जल्दी मतलब इंस्टेंटली उस पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया उनकी ग्रोथ हुई होगी। नहीं, राइट। बिकॉज़ मैं इंस्टाग्राम के एक्चुअली कुछ वेबिनार्स होते थे, वो कुछ इंस्टाग्राम यूज़र्स के साथ उन्होंने करा था। एंड वहाँ पे हमें ये बोला गया था कि अगर ये नया फीचर आ रहा है, तो इसमें जो थोड़ा इम्पोर्टेंस है इवन इंस्टाग्राम का, वो उस फीचर पे ज़्यादा रहेगा। तो कहीं न कहीं आपको हिंट मिल रही है कि रील्स पे आपको अच्छा रीच मिल सकता है। हाँ अब वहाँ बनाना या ना बनाना आपकी चॉइस है। ऑनेस्टली मैं इतना रील्स में नहीं हूँ, वो मेरा पर्सनल चॉइस है, बिकॉज़ मेरा कंटेंट ऐसा है जो 15 सेकंड में फिट नहीं हो सकता, हाँ राइट? डेफिनेटली। तो वो बट जो कर सकते हैं वो ऑनेस्टली उस पे अभी भी बहुत अच्छा रीच है। तो वो चीज़ है। सो इज़ देयर एनी सर कोई मिस्टेक या रिग्रेट आपका जो आपको ऐसा लगता हो लाइफ में कि नहीं ये चीज़ गलत कर दी मैंने या काश ऐसा नहीं ऐसा हुआ होता उस समय एज़ कुछ भी सच तो ऐसा? कुछ नहीं है, मतलब मिस्टेक या ये चीज़ तो ऐसा कुछ बैक ऑफ द माइंड मुझे ध्यान नहीं है, कि कुछ ऐसा हुआ हो। बट ठीक है, सब बेसिकली लर्निंग्स और एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अगर कुछ गलत भी हुआ है। हाँ, बट ये चीज़ है, स्टार्टिंग में एक्चुअली मैं ये बोलूँगा, लाइक मेरा थोड़ा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट था स्टार्टिंग में, तो उस टाइम पे शायद मुझे कुछ चीज़ों में इतना श्योरिटी नहीं था, नॉलेज नहीं था, और 1-2 वीडियो में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करी जो लाइक आई वाज़ नॉट 100% श्योर। तो मेरा यही चीज़ है, अगर कोई फैक्ट बेस्ड या इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बना रहा है, तो अ, होता क्या है कि हम सोचते हैं कि हम चलो यूट्यूब चैनल बनाते हैं जहाँ मैं इस बारे में बात करूँगा। बट अगर आपको उसकी एक्सपर्टीज़ या उसकी नॉलेज उतना नहीं है, और आप सिर्फ गूगल से कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म लोग मिस्टेक्स ढूँढेंगे आगे जाके, एंड वो आपके लिए सही नहीं हो सकता। तो मेरे लिए यही है, अगर आप फैक्ट बेस्ड या इन्फॉर्मेशन कंटेंट बना रहे हो, तो रिसर्च बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड नॉलेज।
तो वो सो सर माय लास्ट क्वेश्चन टू इज कि आपकी लाइफ का अब तक का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था? इस फील्ड में तो मैं यही बोलूँगा जो लाइक कैनन के साथ जो एसोसिएशन था, बिकॉज लाइक मेरे लिए वो ड्रीम था कि मुझे तो नहीं था कि 40-50 से पहले ये कभी हो पाएगा, बट इतना जल्दी हुआ एंड इट्स गुड टू सी। और आई एम हैप्पी कि अभी जिन जिन फोटोग्राफर्स को मैं इंस्पिरेशन लेता था जब मैंने शुरू करा था, जिनका काम मैं देखता था, उनसे अब मैं बात कर पा रहा हूँ 1-to-1 ओवर द कॉल, या हम मिल पाते हैं। हाँ, तो मेरे लिए एक वो बहुत बड़ी चीज़ है कि मेरे काम की वजह से मैं उनसे कनेक्ट हो पा रहा हूँ, तो वो चीज़ है। डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच कुणाल सर, इट वाज टोटली अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी टू हैव यू ऑन द एमजी शो टुडे। नहीं, आई होप सेम यू यार, एंजॉयड एज वेल। बहुत अच्छा डिस्कशन था एंड होप जो लोग देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ लर्निंग्स मिलेंगी एंड समहाउ आई कैन कंट्रीब्यूट टू द जर्नी। डेफिनेटली सर, दैट विल बी रियली ग्रेट अगर आप एक बार हमारे चैनल मोटिवेशन बाय गौरव को सब्सक्राइब करने के लिए अपील कर दें प्लीज़। बिल्कुल, आई वुड सजेस्ट जो भी ये चैनल देख रहे हैं, सो मोटिवेशन बाय गौरव, यू शुड डेफिनेटली, आप पहले कंटेंट देखो सब्सक्राइब करने से पहले, बिकॉज मैंने कंटेंट देखा, मुझे अच्छा लगा, इट्स इंस्पायरिंग। आपको कहीं ना कहीं अगर आप एक टीन एज में हो या ऐसे फेज में हो जहाँ आपको लाइक कंफ्यूजन है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, कुछ आप इंस्पिरेशन देख रहे हो, डू चेक आउट दिस चैनल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।